गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए फिर से क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा पदार्थ के कणों के गुण। तो क्या पढ़ा था हमने पिछले क्लास में? हमने वहाँ पढ़ा कि जो कोई भी पदार्थ है वो क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है। दूसरा उसके बाद क्या था, पहला पॉइंट था कि जो पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होती है। दूसरा क्या है, पदार्थ के कण सदैव गतिमान होते हैं। और तीसरा क्या था कि पदार्थ के कण एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाते हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है जाके देख ले, क्योंकि वो नहीं समझेंगे तो आगे समझने में परेशानी होगी। चलिए हम आगे आज शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था। क्या है? पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर्स, ठीक है। पदार्थ की अवस्था हम सभी जानते हैं कि पदार्थ हमें किस रूप में मिलते हैं, या तो ठोस रूप में मिलेंगे, द्रव में मिलेंगे या गैस में। तो पदार्थ की तीन अवस्था के बारे में आप जानते हैं। पहला क्या है? ठोस। ठोस है, ठीक है, सॉलिड। दूसरा क्या है? द्रव। लिक्विड। एंड तीसरा है गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों क्या होते हैं? देखिए हम सभी जानते हैं कि ठोस पदार्थ वो होते हैं, पदार्थ की वो अवस्था है जिसके आयतन और आकार निश्चित है, ठीक है। आयतन और आकार दोनों निश्चित हो उसको ठोस पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? इसमें आएगा जैसे हमारा ये बोर्ड आ गया, ठीक है, हमारा मोबाइल आ गया है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ हैं, ठीक है। ठोस पदार्थ क्या है? जहाँ आयतन, आकार, आकार और आयतन, आकार आयतन दोनों निश्चित है, ठीक है, दोनों निश्चित, ठीक, दोनों निश्चित, शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है, दोनों इसके क्या होंगे? ठोस पदार्थ के निश्चित होंगे। और द्रव का क्या होगा? द्रव का क्या है कि आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को हम जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी के आकार का हो जाएगा। जैसे हमारा पानी हो गया, दूध हो गया, ठीक है, तेल हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारे द्रव हैं। देखिए पानी को हम गिलास में रखेंगे तो उस गिलास का आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे बाल्टी का आकार का हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव क्या होता है? जिसका आकार निश्चित ना हो। आकार जो है वो निश्चित नहीं है, ठीक है, आकार निश्चित नहीं है, ठीक है, आकार निश्चित नहीं है, बट क्या है? निश्चित है, आयतन निश्चित है, ठीक है, आयतन निश्चित है, ठीक है। यदि 1 लीटर पानी है तो चाहे वो बोतल में रखे, चाहे गिलास में रखें, चाहे बाल्टी में रखे, वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। यानी आयतन उसका निश्चित है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा पानी, ठीक है, पानी, तेल, दूध, ठीक है, तरल पदार्थ, जो भी तरल पदार्थ है वो क्या है? द्रव है। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपके लकड़ी, ठीक है, लोहे का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, आपकी किताब, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हमारा आटा है, ठीक है, आटे का भी क्या है कि हम जिस बर्तन में रखेंगे वो उसका आकार दे देगा, ठीक है। तो क्या आटा ठोस है कि द्रव है? एक प्रश्न उठता है। तो आपके क्या लगता है कि आटा क्या है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है।
हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आटा आखिर ठोस है कि द्रव है। ठीक है, अब आगे आते हैं गैस। गैस क्या है? गैस में जैसे आप इस कमरे में एक परफ्यूम खोलिए तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। ठीक है, कपूर जब उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाएगा। ठीक है, गुब्बारे से हवा निकलेगा तो क्या वहीं रहेगा? नहीं, पूरे कमरे में फैल जाएगा। ठीक है, धुआं निकलता है पूरे कमरे में फैल जाता है। इसका क्या है ना, आकार निश्चित नहीं है, आकार भी निश्चित नहीं है। ठीक है, आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। ठीक है, आयतन दोनों अनिश्चित है। ठीक है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए ठोस क्या है? ठोस क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठोस। ठीक है, उसके बाद द्रव क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं? द्रव। ठीक है, और गैस क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, वो गैस हो गया। ठीक है, गैस में जैसे क्या हो गया हमारा? ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया। ठीक है, एयर हो गया, जो हवा है वो सब क्या है? हमारा गैस है। ठीक है, तो गैस में ये निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसके और देखते हैं इनमें, इन तीनों में अंतर क्या है। ये क्या हो गया? इसका बेसिक परिभाषा हो गया, ठोस, द्रव और गैस का परिभाषा हो गई। अब इसके हम अंतर देखते हैं। जो हमने पदार्थ के कणों के गुण पढ़े थे, अब उनको देखते हैं इसमें। ठीक है, पहला क्या था कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, यानी जिसको हम क्या बोल रहे थे? अंतर आणविक स्थान। तो अंतर आणविक स्थान की जहां तक बात करेंगे तो ठोस में कितना होगा? ठीक है, तो अब बात करते हैं हम तीनों में। अंतर आणविक स्थान की। ठीक है, अंतर आणविक स्थान। ठीक है, अंतर आणविक स्थान की बात करेंगे तो देखिए क्या है कि ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं। ठोस के कण क्या होंगे? पास पास में। ठीक है, ऐसे पास पास में होंगे। ठीक, तो इनके बीच में जो अंतर आणविक स्थान है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा, क्योंकि ठोस के जो कण है वो एकदम पास पास में होते हैं। द्रव में क्या होगा? द्रव में ये दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, दूर दूर हो जाएंगे, तो इनमें अंतर आणविक स्थान ज्यादा होगा। यानी देखें यहाँ क्या है? बस इतना जगह खाली है, यहाँ इतना जगह खाली है, तो अंतर आणविक स्थान द्रव में ज्यादा होता है, ठोस से ज्यादा होता है, लेकिन गैस से कम। और गैस में क्या है? गैस के कण पूरे रूम में फैल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गैस में जो अंतर आणविक स्थान होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो अंतर आणविक स्थान ठोस में सबसे कम, गैस में सबसे ज्यादा, और द्रव में ठोस से ज्यादा और गैस से कम होता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या पॉइंट था उसमें कि इनके, ये तो हो गया अंतर आणविक स्थान। दूसरा पॉइंट क्या था उनमें कि उनके बीच में उनकी गति। ठीक है, जो क्या है? द्रव के कण सदैव गति करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ठोस में क्या है? ठोस में जो गति करेंगे, कणों की गति हमेशा गतिमान रहते हैं, तो इसमें क्या गति करेंगे? बहुत कम गति करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पास जगह ही नहीं है। ठीक है, तो ये गति करते हैं। साधारणतः क्या है? ठोस के कण जो गति करते हैं वो कंपन की गति करते हैं। कैसा गति करते हैं? कंपन करते हैं। ठीक है, कंपन करते हैं मतलब क्या है कि ये अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए इनका आकार निश्चित होता है। ठोस के कण
जो है अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से इनका आकार निश्चित होता है। ठीक है, इनमें केवल अपने ही स्थान पे इधर उधर हिलेंगे। ठीक है, अपने ही स्थान पे इधर उधर हिलेंगे, इसलिए इनमें कह सकते हैं कि ठोस के कणों में केवल कंपन गति होती है, वो अपने ही स्थान पे इधर उधर हिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं गैस में। गैस के कण सदैव गतिमान रहते हैं, और ये गैस नहीं, द्रव के कण जो है इधर उधर, जैसे ये मान लीजिए कि आपका पानी है। ठीक है, तो पानी में यहाँ जो कण है वो यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा। मतलब क्या है, ये जो है पूरे द्रव में गति करते रहेंगे द्रव के कण, लेकिन ये कभी भी बाहर नहीं जा सकते हैं, ये अपनी सतह को छोड़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, सतह के छोड़ के नहीं जाते हैं, इसलिए इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और गैस के कण जो है वो कहीं भी घूम सकते हैं, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। ठीक है, ये कहीं भी घूम सकते हैं पूरे रूम में, जिस रूम में है, जिसको बाउंड्रीज को घेर दिया जाए, जो उस बर्तन में रखा जाए उसके अंदर ये कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए इनका आयतन आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। अब आप प्रश्न करेंगे कि भाई ठीक है, गति तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, फिर ये क्या है, ये सतह को छोड़ के क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, सतह को छोड़ के क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, ये प्रश्न उठता है ना, इसके बारे में जरा सोचिए। अब बात करते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल। ठीक है, अंतर आणविक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो कण होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे बल लगाते हैं। ठीक है, चलिए हम द्रव की बात करते हैं। ये हमारा ये जो है पानी है। ठीक है, तो पानी का जो कण है, मान लीजिए हम एक यहाँ के कण की और एक यहाँ के कण, दोनों के कणों की तुलना करते हैं। ये जो कण है इसके भी चारों दूसरे कण होंगे। ठीक है, तो ये इस पे सभी बल लगाएंगे। ठीक है, इस पे सभी बल लगाएंगे, तो इस पे सभी बल लगाएंगे, सभी दिशाओं में बल लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस पे जो कुल बल है वो बहुत कम हो जाएगा, है ना। ये गति कर रहा है लेकिन इस पे सभी बल लगा रहे हैं, और ऊपर से भी बल लग रहा है, नीचे से भी बल लग रहा है, तो जो बल है आपस में कैंसिल हो जा रहा है, जिसके कारण इस पे बल कम लग रहा है। कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, बल तो लग रहा है लेकिन वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अब जरा इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये जो सतह पे आ गया है, ठीक है, सतह पे आ गया तो इस पे बल कौन लगाएगा, इधर 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 इधर, तो इधर बल लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, और ऊपर तो कोई है नहीं, है ना, ऊपर तो अब कोई कण है नहीं, तो ऊपर तो कोई बल लगेगा नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, इस पे जो बल लगेगा वो क्या है, देखिए नीचे की ओर ज्यादा लगेगा, ऊपर उसको कैंसिल करने के लिए बल नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से जो अंदर के जो कण है, जब तक कण अंदर है उस पर बल कम लग रहा है, और परिणामी बल, ठीक है, अंदर जो है उस पर परिणामी बल कम लग रहा है, लेकिन सतह पे परिणामी बल ज्यादा हो जा रहा है। तो इसकी जो गति थी, ठीक है, तो यहाँ तक तो जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, परिणामी बल नीचे की ओर ज्यादा है, जिस कारण ये सतह को छोड़ के नहीं जा पाता है। ठीक है, तो इस कारण द्रव का जो सतह है वो निश्चित है, उसकी आयतन निश्चित हो जाता है। अब गैस में क्या है, गैस में इनकी गति जो है ज्यादा हो जाती है, कणों की गति ज्यादा हो जाती है, यानी उनकी गति ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो नीचे के जितने भी लगाव है वो यार कुछ नहीं है, छोड़ भाई। हाथी को जब ज्यादा ताकत आ गई है तो चाहे 2 बकरी ही से बांधो, छोटे मोटे खूंटे से बांधो, वो तोड़ के निकल जाएगा, तो इसलिए ये बनता नहीं है और ये निकल जाता है। ठीक है, ये क्या है, बकरी है, ये हाथी है, इसके पास ज्यादा ताकत हो गई है। ठीक है, तो ये तोड़ के निकल जाएगा खूंटे से। ठीक है, तो ये बात हो गई है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि क्यों सतह पे रहता है। अब ये बात है कि इसकी गति क्यों ज्यादा होती है गैसों की। देखिए
हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है, तापमान बढ़ाने से कणों की गति यानी अणुओं की गति बढ़ती है। जब ज़्यादा तापमान पे होगा तो इसलिए ये गैस में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, दो हो गए, दो चीज समझ में आ गया। पहला क्या था कि अणुओं के बीच का स्थान, दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि उन अणुओं की गति, कणों की गति, और तीसरा क्या है कि कणों के बीच में लगने वाला बल, अंतर आणविक बल, ठीक है, अंतर आणविक बल क्या है, अंतर आणविक बल, ठीक है। तो जानते हैं कि ठोस के कण जो है वो क्या है, पास पास में है, तो इनमें जो है कितना होगा, अंतर आणविक बल बहुत अधिक होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, बहुत अधिक, अंतर आणविक बल बहुत अधिक होगा, ठीक है। इसमें क्या है, कण जो है दूर दूर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो बल है वो इनकी दूरी पे निर्भर करता है, जितना दूरी ज्यादा होगा उतना बल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ठोस से कम हो जाएगा, ठोस से कम, और गैस में कण बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं, तो यहाँ इसमें सबसे कम होगा, क्या हो जाएगा, सबसे कम, ठीक है। ठोस से कम और गैस से ज्यादा, ठीक है, गैस से अधिक। तो ये है हमारा अंतर आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कणों के बीच में लगने वाला बल ठोस में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ठोस को तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। द्रव में ठोस से कम और गैस से अधिक, और गैस में सबसे कम होता है। कम क्या, इसमें लगभग नहीं होता है, इतने दूर दूर हो जाते हैं, इसमें अंतर आणविक बल प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई वैल्यू उसकी नहीं रह जाती है, बहुत ही कम, ठीक है। तो ये तीन चीज आ गया। अब एक चीज आता है, वो है कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता, यानी किसी को दबाया जाए, क्या है, दबाना, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि किसी को दबाया जा सके कि नहीं, उस पर प्रेशर लगाने से क्या होता है, ठीक है। जैसे हम गैस को प्रेशर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका आयतन कम होते जाएगा, ठीक है। बैलून के साथ दबाओगे तो दब जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा गैस की में संपीड्यता पाई जाती है, कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है, अधिक होती है, इसमें क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा। इसमें कम होगा, बहुत ही कम होता है ये, ठीक है। द्रव को भी दबाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। द्रव को दबा के उसका आयतन में परिवर्तन कर देना प्रेशर से इतना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन तब भी होता है, और इसमें बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम, ये लगभग ना के बराबर है। ठोस में क्या नहीं पाया जाता है, यदि आप सीधे सीधे बोल दें कि संपीड्यता नहीं पाई जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, ये कंप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। इस पे आप कितना भी प्रेशर लगाइए, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अपना आकार बदलना पड़ेगा, ये आकार नहीं बदल सकता, इसलिए ये कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी आ गई। दूसरा है रिजिड, ठीक है, रिजिड होना, रिजिड होना जो ना बदले, ठीक है, जो अपना आकार ना बदले, वो होता है रिजिड, ठीक है।
यदि हम किसी पे बल लगाते हैं तो वो अपना आकार नहीं बदलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजिड होना। ठीक है, तो ये क्या, ठोस हमारा रिजिड होता है, ये अपना आकार नहीं बदलता है। ठीक है, द्रव जो है वो आकार बदल देता है, और गैस बहुत आसानी से, यानी ये क्या है, सबसे ज़्यादा रिजिड है। ठीक है, ये कम रिजिड है, ये बहुत ही कम रिजिड है। ठीक है, समझ में आ गया। ठोस, द्रव और गैस, जब इनकी बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि ठोस जो है वो क्या होता है, ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं, पदार्थ की वो अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। उदाहरण में लकड़ी, किताब, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे ठोस हैं। ठोस में अंतर आणविक स्थान बहुत ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और उनकी गति भी बहुत ही कम होता है, कणों की गति भी कम होता है। और क्या है कि इनके बीच में लगने वाला अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक बल, इनके बीच में, कणों के बीच में लगने वाला अंतर आणविक बल बहुत अधिक होता है। ठीक है, द्रव की बात करते हैं। द्रव पदार्थ की वो अवस्था है, द्रव पदार्थ की वो अवस्था है जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, जैसे पानी, दूध, तेल, ये सब क्या है हमारे, पानी, दूध, तेल, ये सब हमारे द्रव हैं। ठीक है, ये द्रव का गुण इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, मतलब क्या है, इनमें अंतर आणविक स्थान ठोस से ज्यादा, गैस से कम। ठीक है, और उसके बाद अंतर आणविक स्थान ठोस से ज्यादा, गैस से कम। अणुओं की गति, कणों की गति ठोस से ज्यादा, गैस से कम। ठीक है, अंतर आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठोस से कम, गैस से ज्यादा। ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए आपके सिलेबस में पदार्थ की 3 अवस्था पढ़नी है, ये 3 है। पदार्थ की 2 नई अवस्थाओं का भी खोज हुआ है। ठीक है, पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती हैं। चौथा अवस्था, ये 3 थे, चौथा क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा, अब प्लाज्मा क्या होता है, देखिए प्लाज्मा ऐसी अवस्था होती है, आप जानते हैं कि जो एटम होता है, अणु होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, एटम ऐसा होता है, कई इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। प्लाज्मा में क्या होगा कि ये जो अणु है वो टूट जाते हैं। टूट जाने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाते हैं। जब ऐसी अवस्था होती है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। ये क्या होगा, बहुत अधिक ताप पे होगा, जब अधिक ताप, ठीक है, अधिक ताप पे, अधिक ताप पर, ठीक है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एटम से वो छोड़ देते हैं। ठीक है, उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एटम जो है साथ बंधे नहीं होते हैं, तो इसको कहते हैं प्लाज्मा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयन बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे, आयन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, तो ये और ये नाभिक धन आवेश होता है, तो इसमें आयन बन जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, और ये आयन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये जब हाई टेम्परेचर पे गैस को ले जाते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, तो ये अवस्था में मिलती है। जैसे ये कोई अनोखी चीज नहीं है प्लाज्मा। ठीक है, ब्रह्मांड का 90%, 90% से भी ज्यादा मैटर प्लाज्मा के फॉर्म में है। ठीक है, प्लाज्मा की अवस्था में है। जो हमारा सूर्य है, जितने भी तारे हैं, उनमें जो मैटर है वो क्या है, प्लाज्मा के फॉर्म में है। ठीक है, वहाँ इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है कि वो आयन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
प्लाज्मा। ये हाई टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर पे होता है। इसमें एटम हमारा टूट जाता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनता है, ठीक है। और पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। ये क्या है देखिए, इसको हमारे इंडिया के साइंटिस्ट SN बोस, ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस ने इसको कहा था, ठीक है, इसके बारे में परिकल्पना दी थी। और इसको आगे फिर आइंस्टीन ने, एक तरह से बोस साहब और आइंस्टीन साहब ने मिल के इसकी परिकल्पना दी, बाद में इसको प्राप्त किया गया। जब हम किसी भी पदार्थ को, गैस को ठंडा करते हैं, ठीक है, ठंडा करेंगे, कहाँ तक ठंडा करना है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, मतलब हमारा 0 डिग्री केल्विन है ना, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन से नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होता है, तो यहाँ तक नहीं, लेकिन इसके पास से जाना है, ठीक है, लगभग इतना ठंडा करना है, यानी सुपर कूल्ड करना है। एक वर्ड आता है सुपर कूल्ड, ठीक है, तो कितना होगा, मुश्किल से 1 केल्विन के आसपास ही रहेगा, ठीक है। जब इतना ठंडा करते हैं, जैसे तो हमने पढ़ा है कि जो अणुओं की गति होती है वो तापमान पर निर्भर करती है। तापमान बढ़ाएंगे तो अणुओं की गति बढ़ेगी, तापमान कम करेंगे तो अणुओं की गति कम होती जाएगी, अणुओं की ऊर्जा कम होती जाएगी। इस टेम्परेचर पे जाके अणुओं की गति 0 डिग्री पे अणुओं में कोई गतिज ऊर्जा नहीं बचेगी, मतलब उसका अब कोई गति नहीं रहेगी, ठीक है। 1K पे जाते जाते क्या होगा कि ये जो एटम है ना, वो उनके जैसे गति कम होती जाएगी, पास भी आते जाएंगे, तो एक पास आते आते एक दूसरे में मिल जाएंगे, एक दूसरे में मिल के सुपर एटम बना देंगे, ठीक है। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में लो टेम्परेचर होता है, क्या, सुपर कूल्ड, लो टेम्परेचर, अत्यधिक कम तापमान, ठीक है, अत्यधिक कम तापमान पे पाया जाएगा, अत्यधिक कम तापमान पे ये पाया जाएगा। और इसमें जो है अणु जो है आपस में मिलके सुपर एटम बना देंगे, ठीक है। ये अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कुछ कि पदार्थ की 3 अवस्था जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद चौथी प्लाज्मा और 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ओके, थैंक यू।